नमस्कार दोस्तों। न्यूरोलॉजी की जो बीमारियां हैं उनकी सीरीज़ में दूसरी बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी बीमारी है सेरेबेलर एट्रोफी। सेरेबेलर एट्रोफी के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और कारण बहुत हद तक पता भी है और नहीं भी पता है। पता आयुर्वेद की दृष्टि से और नहीं पता एलोपैथी की दृष्टि से है। तो सेरेबेलर एट्रोफी है क्या? बेसिकली सेरेबेलर एट्रोफी में दो वर्ड हैं, एक तो है सेरेबेलर और दूसरा है एट्रोफी। सेरेबेलर बताता है ब्रेन के पीछे छोटा सा हिस्सा है, लास्ट का पार्ट है इन ब्रेन का, उसे बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम में होने वाली एट्रोफी को कहा जाता है सेरेबेलर एट्रोफी। तो सेरेबेलर एट्रोफी जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है कि जो वो बिल्कुल छोटा सा एक पीछे का पार्ट है ना, वो पार्ट धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है, डिके करने लगता है, उसका क्षरण होने लग जाता है। उस कंडीशन को हम लोग सेरेबेलर एट्रोफी कहते हैं। तो सेरेबेलर एट्रोफी में एक चीज़ तो ये हो गई कि वो ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें क्षय हो रहा है। अब वो पर्टिकुलर पार्ट करता क्या है? पर्टिकुलर पार्ट के क्षय होने से इतना प्रभाव कैसे आ जाता है? वो जो एक विशेष पार्ट है सेरेबेलम, वो करता है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन करता है। मान लीजिए अभी हम लोग हाथ की मूवमेंट कर रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ आपसे या बीच में मुझे कुछ निकलने की आवश्यकता हुई, तो मेरे ब्रेन को एक सेंस जाएगी, वो सेंस फिर वापस मुझे ये बताएगी हाँ ठीक है जी, ये काम इस व्यक्ति को करना है और इस तरह से ये चीज़ संभव हो सकती है। तो वो चीज़ संभव होने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन कहाँ से आएगा? वो कोऑर्डिनेशन आता है सेरेबेलम से। जब तक सेरेबेलम में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, उन चीज़ों को इस जगह से उस जगह कैसे भेजना है, तब तक वो गति, वो सुचारुता, वो निरंतरता नहीं आएगी दोस्तों। तो सेरेबेलर एट्रोफी के लक्षण भी ऐसे ही होंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सबसे बड़ी चीज़ आएगी कि आपके खड़े होने चलने के तरीके पे प्रभाव आएगा, जिसे हम कहते हैं गेट के डिसऑर्डर्स। यानी एक व्यक्ति कैसे खड़ा है, उसके खड़े होने और उसके चलने का जो पैटर्न है वो पैटर्न अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। तो सेरेबेलर एट्रोफी में जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा? एक तो व्यक्ति साइड को झूलता हुआ चलता है, जैसे अपने गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते चलाते अचानक स्टेयरिंग एक तरफ से हो जाए तो वो लेटरल साइड में यानी एक साइड में वो गाड़ी तेज़ी से जाएगी। तो इस तरह की गति होगी। पैर खुले हुए होंगे, पैर का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, हाथ झुलाए बिना, क्योंकि हम चलते हैं तो हाथ की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे, पोस्चर बना रहे। तो वो हाथ की मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी उस कंडीशन में। तो कुल मिला के आप जब चल रहे हैं, यानी रोगी जब चल रहा है, तो उसकी सारी कोऑर्डिनेशंस बिगड़ गई हैं। वो कोऑर्डिनेशन कहाँ से आ रही थी? ब्रेन से आ रही थी। अब वैसी ही कोऑर्डिनेशन मुझे चाहिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। आवाज़ में क्या बोलना चाह रहा हूँ वो शब्द प्रॉपर नहीं होंगे, क्योंकि वो अलग अलग मसल्स हैं बोलने की प्रक्रिया में, तभी वो एक आवाज़ बनती है ना। वो अलग अलग चीज़ें इकट्ठे होंगी तो मुझे कुछ निकलना है तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन करने वाला जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है और उसकी कैपेसिटीज़ धीरे धीरे कम होती जा रहे हैं दोस्तों। तो ये कंडीशन क्या आयुर्वेद में कैसे डिस्क्राइब हो सकती है और क्यों एलोपैथी में नहीं हो पा रही है? देखिए, आयुर्वेद एक चीज़ मानता है कि आयुर्वेद की परिभाषा में ही वो चीज़ आ जाती है कि आयु का विज्ञान है। आयु का मतलब पूरी लाइफ नहीं है। आयु का मतलब होता है लाइफ स्पैन में कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी। इसीलिए सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु की बात करता है आयुर्वेद। इसीलिए काल मृत्यु, अकाल मृत्यु की बात करता है आयुर्वेद। इसीलिए जरा व्याधि की बात करता है आयुर्वेद। मतलब उम्र से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आयुर्वेद पूरी तरह गंभीरता से चिंतन करता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो तभी होती हैं जब आपके पास एक उसका एक सब्सटेंस है कि हाँ ठीक है, ये इस तरह से अप्रोच कर रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना सेरेबेलर एट्रोफी में, तो ब्रेन का वो हिस्सा धीरे धीरे डिके होता जा रहा है। डिके होने से क्या होगा? वो क्षरण होते 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 आपकी जो कोऑर्डिनेशन की कैपेबिलिटीज़ है बॉडी में, वो जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं, डिमिनिश होती चली जाती हैं। एक टाइम था या एक अभी भी कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि ये बहुत बड़ी एज में होने वाली बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद एक कहता है कि वो उम्र का प्रभाव कब आएगा आप पे, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
वो अगर जल्दी आना शुरू हुआ तो आपको वो चीज़ें जल्दी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए आजकल देखने को मिलता है 40 साल 50 साल के बुजुर्ग लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। 70 के बाद होना स्वाभाविक है, ठीक है, उम्र का एक प्रभाव है, वहाँ पे हो गई। लेकिन जब ये 60 से भी नीचे होने लगती है तो ये बहुत गंभीर इशू हो जाता है, क्योंकि रोगी ना तो चल पाता है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है। और मैंने बहुत बार देखा है कि पेशेंट का जो मोराल है वो धीरे धीरे डिके होने लगता है, इस तरह की जहाँ एक विकलता या विकलांगता आनी शुरू होती है शरीर में। तो आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद यहाँ दोषों के सिद्धांत के अनुसार चिकित्सा करते हैं हम लोग। आयुर्वेद में देखिए वात व्याधि सबको पता है कि वात व्याधि है, लेकिन अकेले वात से नहीं है। अब वात की कंडीशन में या सेरेबेलम का जो पोषण है वो कफ से के क्षरण से कम हुआ है या पित्त की जो एक तीव्रता तीक्ष्णता या जो उसकी जलाने की कैपेसिटी है उससे बढ़ा है। जब तक ये चीज़ तय नहीं होगी तब तक हम लोग ये तय नहीं कर सकते कि हमें किस तरफ जाना है। बॉडी डायनेमिक है, बॉडी में सारी चीज़ें डायनेमिक हैं, एक साथ सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। अब किसी एक प्रक्रिया के स्थगन से सारी प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव आएगा। वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि कफ का क्षय हो रहा है तो वात का प्रकोप होना स्वाभाविक है, और इसीलिए वो बीमारियां धीरे धीरे गंभीर होती चली जाती हैं शरीर के साथ, और इसीलिए शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जाता है। अब मान लीजिए हम लोग सिर्फ वात की चिकित्सा कर रहे हैं दोस्तों, वात की चिकित्सा करते करते वो एक लिमिट तक तो लक्षणों को तो कम कर लेंगे वात के, लेकिन बीमारी का कारण तो नहीं खत्म हुआ। और वो किस लेवल की दुष्टि है, वो दुष्टि का पता लगाना वही एक वैद्य का काम है। इसीलिए आयुर्वेद में एक बहुत सिंपल सा संक्षेप में क्रिया सूत्र है कि संक्षेप तक क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। संक्षेप में क्या है, निदान का परिवर्जन, कारण की चिकित्सा कर दीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब वो चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मुझे लक्षण हो रहा है, मेरा निकलना सही हो जाए, सब बाकी कुछ भी होता रहे अंदर। वो चीज़ नहीं हो सकती दोस्तों, आपको उसे तय करना होगा कि वो चीज़ किस तरह से हमें बैलेंस करनी है। तो हम सुखायु आयुर्वेद पे क्या करते हैं, जैसा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग हर बीमारी को गंभीरता से पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट करते हैं। लंबा असेसमेंट रहता है, लंबा मतलब इतना नहीं कि आपको कुछ 2 महीने 3 महीने या 2 दिन 1 दिन लगा है, एक अच्छा खासा समय लगता है जहाँ पे पूरी तरह असेसमेंट करके हर चीज़ को नोटिस किया जाता है, हर पैरामीटर पे चेक किया जाता है। उसके बाद हम लोग निर्णय करते हैं कि हम इसमें प्रोग्नोसिस क्या रहेगा, कितना लाभ हो सकता है या कितना ये व्याधि रुकेगी। तो दोस्तों अगर आपके आसपास कहीं भी कोई इस तरह का पीड़ित है या आप इस बीमारी से परेशान हैं सेरेबेलर एट्रोफी से, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे एक बार समय लें, परामर्श के लिए आएँ। हम लोग जो परामर्श के बाद आपको पूरी स्थिति का बता पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात आती है, रिपोर्ट्स में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है कि सजेस्टिव ऑफ सेरेबेलर एट्रोफी। वो सामान्य सी चीज़ है कि एट्रोफी हो रही है, लेकिन आपके शरीर पर उसका प्रभाव कितना हो रहा है वो बिना आपको देखे, बिना आपकी स्थिति को जांचे, उस चीज़ के बारे में कह पाना बहुत कठिन और मुश्किल है दोस्तों। तो जहाँ तक बात इसके रिजल्ट्स की है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि मेरे जो 90% पेशेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे आवाज़ के साथ, मैंने कहा कि आवाज़ के साथ बहुत दिक्कत आती है, तो हम उन लोग रोगियों को कहते रहते हैं कि आप घर पे बात कीजिए बार बार फ़ोन पे। स्टार्टिंग में जो अटेंडेंट होता है कहता है समझ नहीं पाएंगे, लेकिन 10वें दिन तक 11वें दिन तक वो रोगी उस जब फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो सामने वाले को अपनी बात कन्वे कर पाता है। और हर तरह के केस में यहाँ रुकना या पंचकर्म के लिए जाना बहुत आवश्यक नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर सिर्फ दवाई से ही बहुत कुछ लाभ हो जाता है, लेकिन दवाइयाँ कोई निर्धारित नहीं होती हैं आयुर्वेद में। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि आपके किस दोष पे किस लेवल का काम करना है, तब तक आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। आप कहीं भी दिखाइए, किसी भी चिकित्सक से, आयुर्वेद के वैद्य से संपर्क कीजिए, लेकिन आपका कंप्लीट असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना असेसमेंट के इस बीमारी के बारे में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक डिले भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है जो कंटिन्यूसली डिटीरियोरेट होती है। अब एट्रोफी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है वो क्षणिक है, वो बहुत लंबे समय चलने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जुड़े रहिए सुखायु आयुर्वेद से। आपकी जो भी क्वेरीज हों हमें कमेंट करके बताइए।
या फिर हमें ईमेल कीजिए। मेल आईडी नीचे या लास्ट में दिए हुए हैं। और लगातार हमारी प्रयास यही रहेगा कि हम आपके सामने कुछ बिंदुवार विषय लेके आते रहें, ताकि आपको अच्छे से सारी चिकित्सा के बारे में और आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में उससे अवगत किया जा सके। नमस्कार दोस्तों।